अच्छा, बोर्ड को और जेई को कैसे एक साथ मैनेज करना चाहिए? देखिए बहुत सारे बच्चे का ये कंप्लेन रहता है कि सर दोनों को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं हमारे पास कि बोलते हैं कि सर पहले बच्ची को बोर्ड करा लेंगे, पहले बच्चा को बोर्ड करा लेंगे, तब सर जेई का तैयारी कराएंगे। हम सीधा एक लाइन में बोलते हैं आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। आप मेरे से लिखवा लीजिए, आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप 11th और 12th सिंपली बोर्ड टाइप का पढ़ते हैं और फिर एक साल में आप करना चाहते हैं जेई का तैयारी। क्यों नहीं होगा समझिए, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, बहुत कुछ पढ़ना होता है भाई। ऐसा सिलेबस है ना, अगर 11th 12th के सिलेबस की बात करेंगे, 1 घंटा का क्लास दिया जाए रोज़, तो अगर उसको सही से देखा जाए ना तो 3 साल में 2 साल का सिलेबस कंप्लीट होगा। इतना ज़्यादा होता है पढ़ना। आप उतने बड़े सिलेबस को 8 से 9 महीना के अंदर में कैसे मैनेज करिएगा? एडवांस का सपना तो भूल ही जाइए। आप बहुत तेज तरार स्टूडेंट है तो मेंस निकाल लीजिएगा। सिर्फ 11th 12th बोर्ड किए हैं और फिर 1 साल ड्रॉप लेकर के टारगेट किए तो बहुत तेज़ हैं तो मेंस निकाल लीजिएगा, लेकिन एडवांस नहीं हो पाएगा आपका। इसलिए अच्छा सिलेक्शन चाहिए। अच्छा, कभी सुने हैं क्या कि कभी कोई टॉपर रैंक 1 वाला बच्चा कभी कोई वो ड्रॉपर होगा? ड्रॉपर बच्चा जेई एडवांस की बात कर रहे हैं। जेई एडवांस में, जेई मेंस में ड्रॉपर बच्चा कभी रैंक 1 सुने? बताइए जी। आप IIT का हिस्ट्री जितना भी रैंकर होगा सबको पलट के देख लीजिएगा, कभी ड्रॉपर बच्चा रैंकर नहीं बन सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम होता है। इसलिए ना आप हमेशा दिमाग में ध्यान रखिए, मतलब ध्यान रखिए इस बातों को कि अगर आपका मकसद है जेई मेंस एडवांस, ये सब मकसद है, नीट मकसद है, तो आपको ना उसी टाइम से शुरू हो जाना चाहिए। 11th के फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाना चाहिए, समझे ना। आपको वहाँ से आप स्टार्ट रहेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा। और फिर आगे चल करके नीट वाले बच्चे के साथ समस्या है कि होता है, बच्चे पहले क्या करते हैं 2 साल का 11th 12th सिंपल बोर्ड करते हैं, उसके बाद अगली बार क्या करते हैं 2 साल का ड्रॉप लेते हैं, 2 years ड्रॉप। सोच लीजिए कि इंस्टीट्यूशन कितना पैसा कमाता होगा उसके आर में, और उसका कितना समय खराब होता होगा। अरे एक पढ़ा हुआ चीज़ को आप दोबारा पढ़ेगा जी, इंटरेस्ट आएगा। किसी भी चीज़ को पहली बार करेगा तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, उसके बाद उसको बार बार करेगा ना, इंटरेस्ट लगातार घटता चला जाएगा। रिपीटर के साथ यही बात हो जाता है, अंतिम तक जाते जाते रिपीटर का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। क्या पढ़े यार, सब कुछ तो पढ़ा हुआ है, सब कुछ तो पढ़ा हुआ है, 3 साल से एक ही चीज़ को पढ़े जा रहे हैं, इसलिए ये चीज़ होता है। इसलिए ना बोर्ड और जेई हमें लगता है एक साथ आराम से मैनेज हो सकता है। आप कैसे किए थे मैनेज? देखो दोनों ही जो एग्ज़ाम है, बोर्ड हो या चाहे जेई हो, दोनों दो ही चीज़ मांगता है। या तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहना चाहिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनने चाहिए, दोनों में सेम बात है। अगर हम अपनी अगर बात करें तो हम तो 2 साल पूरा जेई का ही तैयारी की थी, बोर्ड का हम तैयारी किए ही नहीं थे। बोर्ड का हमको स्पेशल तैयारी करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। बस जो जनवरी अटेम्प्ट के बाद जो 20-25 दिन मेरे पास बचा था, उसी में मैं अपना इंग्लिश भी देखे थे, बाकी सारे सब्जेक्ट भी देखे थे, बोर्ड का तैयारी भी की थी। क्योंकि जो जैसे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेई में जिस तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना रहे हैं उससे तो कम ही लेवल का बोर्ड का रहता है। तो जब जेई का लेवल का क्वेश्चन बन गया, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बन ही जाएगा। बात रहा थ्योरी का, जो बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो अगर जेई के प्रिपरेशन के टाइम में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा, सारे चीज़ का अगर लॉजिकली पता रहेगा कि क्या चीज़ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बस उसको थ्योरी में लिखना ही तो है, और वो लिखने का प्रैक्टिस बाकी का जो 20-25 दिन नहीं आया उसमें करना है बस। तो वही हमने किए थे कि पूरे साल बस जेई का तैयारी किए थे, और लास्ट में जो 20-25 दिन मेरे पास बचा था उसमें हम लिखने का प्रैक्टिस किए थे, थ्योरी लिखने का प्रैक्टिस किए थे। फिर भी एग्ज़ाम तक, बोर्ड एग्ज़ाम तक जाते जाते हमको लगा नहीं था कि हम मतलब कि थ्योरी में उतना ज़्यादा कमांड कर रही हैं या हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। बस हम एग्ज़ाम में जो हमको आता था हम सब लिख देते थे, बस उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, और अच्छा मार्क्स आ भी गया। तो वही है कि जेई और बोर्ड दोनों एक ही चीज़ मांगता है, बस दोनों का पैटर्न अलग होता है। तो जेई का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड का ऑटोमेटिकली मतलब कि प्रिपरेशन होते ही जाएगा। बस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो वो एंड में 20-25 दिन में भी हो सकता है। इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश हमको भैया वैसे तो कहते थे कि आप पहले से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में जाना अटेम्प्टेड टाइम बाद में अगर आपका तबीयत ख़राब हो गया फिर तो आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगा। लेकिन हम मतलब कि मान लो नवंबर-दिसंबर का टाइम है और जनवरी में मेरा एग्ज़ाम है, तो हमको बहुत ज़्यादा डर हो गया था कि अभी हम इंग्लिश में टाइम दे रहे हैं तो फिर मेरा जाना अटेम्प्ट ना ख़राब हो जाए। इसलिए भैया के कहने के बावजूद भी हम इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिए, हम छोड़ देंगे, जो होगा देखा जाएगा फैब्रुअरी में। और फिर उसी टाइम पर हम मतलब कि अपना, मेरा तो कितना टाइम जनवरी टाइम में जो मेरा परसेंटाइल ख़राब हुआ उसमें भी मेरा टाइम चला गया बहुत। डिप्रेशन में हम चाहिए ना कि भैया आप कहते 98-99 आएगा, मेरा 97 आ गया, तो उसमें भी हम मतलब कि 2-3 दिन तक ऐसे ही टाइम ख़राब करिए। भैया हमको बहुत डांटे भी थे कि आपका बोर्ड का प्रिपरेशन
कंसंट्रेशन चल रहा है और आप मतलब कि टाइम अपना बर्बाद कर रहे हो, फिर बोर्ड मेथड आप कर लीजिएगा, फिर रोइएगा, फिर एडवांस मेथड आप कर लीजिएगा, फिर रोइएगा। ऐसे करके भैया हमको बहुत मतलब बोए थे, तो हम सोचे थे कि नहीं नहीं अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर जितना ही टाइम मिला उसमें हम पूरे दिन इंग्लिश को करते थे और इस तरह से मेरा इंग्लिश भी हो गया। इंग्लिश में मेरा 95 मार्क्स था, तो खराब तो नहीं था अच्छा ही था। तो यही चीज़ है, मतलब कि यही बात है। यही चीज़ें हैं, लगभग आप नवंबर के एंड वगैरह से या नवंबर के स्टार्टिंग से इंग्लिश को मैनेज कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए किसी टीचर के यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। अब ये वजह मान लीजिए टीचर के पास जाइएगा, अब हर दिन का दिन मान लीजिए 2 घंटा 3 घंटा ऐसे बर्बाद होगा आने जाने सब कुछ, तो वो आप खुद से कर सकते हैं इंग्लिश का प्रिपरेशन। और दूसरा बात है ना कि जैसे बाकी का सब्जेक्ट हो गया, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, आप जैसे ऑल इन वन ले सकते हैं। PYQ का मतलब PYQ रहता है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता ही है। तो जो चैप्टर खत्म होते जा रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करिए ना, थ्योरेटिकली जितना सर पढ़ाएं वो पढ़ लीजिए, समझे ना। और उसके बाद ना थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होता है जो बोर्ड में पूछे गए हैं उसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। ओवरव्यू मतलब ऊपर से देख लेना है, ज़्यादा उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, ताकि कम से कम आपके दिमाग में ना बोर्ड का भी ख्याल रहे। कई बार ऐसा बच्चा होता है, देखिए तेज़ तरार स्टूडेंट मैनेज कर ली, कई सारा बच्चा ऐसा होता है ना जो तेज़ तरार नहीं होता है, वो नहीं मैनेज कर पाता है, तो वो बच्चे का रिजल्ट फिर ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि जो चैप्टर चल रहा है उसके एंड में सर पढ़ाएँ, बस भाई सर जैसे चैप्टर ख़त्म किए, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ, उसके बीच में शुरू का 5 से 6 दिन का टाइम मिलता ही है, जिसमें ज़्यादा नए चैप्टर का लोड नहीं रहता बच्चे के पास। उस टाइम में 5 से 6 दिन के अंदर में क्या कर सकते हैं, बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर वर्क कर सकते हैं, जो JEE का क्वेश्चन पूछा गया उस पर वर्क कर सकते हैं, जो नीट का क्वेश्चन पूछा गया उस पर वर्क कर सकते हैं, जिसका तैयारी कर सकते हैं, जिसका तैयारी कर रहे हैं उस पर वर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बातें क्या है नहीं होता है, समझे ना। तो इसलिए आराम से दोनों को मैनेज करके चल सकते हैं, आपके पास फिर स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। रिपीटर में थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, प्रेशर अलग तरीके का रहता है, समझे ना। ये चीज़ें किसी के मन में कुछ डाउट है पूछना इनसे, आपके साथ जो समस्या चल रहा हो। अच्छा, बैकअप जिसका जो क्लास व्लास छूट चुका है, जो कुछ चैप्टर कमज़ोर हो चुका है, उसका एक अलग वीडियो बना के आपको दे देंगे कैसे मैनेज करना है, समझे ना। कैसे आपको मैनेज करना है, किस तरीके से मैनेज करना। देखिए बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए, ऐसा भी है ना कि हम 4 महीने में तैयारी करा के JEE मेंस निकलवाएं, सोच लीजिए 4 महीने में तैयारी करा के JEE मेंस निकलवाएं, सोच लीजिए। ऐसा भी है हमारे पास बच्चे जो 4 महीने से पहले कुछ भी कोई भी चैप्टर उसका अच्छे से कमांड नहीं है, लेकिन 4 महीने में सोचिए किस तरीके से उस बच्चे से वर्क करवाए होंगे जो बच्चे का सिलेक्शन हो गया वो JEE मेंस में। तो ये सब चीज़ हमारे पास कुछ टेक्निक्स है, वो आपसे हम दूसरी वीडियो में शेयर कर लेंगे। अभी इनसे कुछ पूछना है।